Hello dear students, let's start our study. देखिए, अब सभी विषय की जितने भी विषय आप पढ़ेंगे 5 विषय, सभी विषयों का केवल एक ही पेपर होता है। जो प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर जो है वो 70 नंबर का होता है। बाकी जो हिंदी, अंग्रेजी हुआ, मैथ्स हुआ, इनका जो है वो 100 नंबर का पेपर होता है। तो फर्स्ट सेकंड कहने का कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, पहले के अनुसार फर्स्ट पेपर प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री हो गई। सेकंड पेपर में ट्रांसलेशन, ग्रामर, कंपोजिशन ये हो गया। सब एक में ही आना है। पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। वैसे एक दिन बताया था कि आप अपनी किताब में ये टिक लगा लीजिए। देखिए, कंटेंट्स है, मतलब विषय सूची है। इसमें 6वां ऐसे नहीं पढ़ना है, 7वां नहीं पढ़ना है, 8वां नहीं पढ़ना है, 3 ऐसे नहीं पढ़ना है, और ये कि पोएम नहीं पढ़ना, फादर टू सन। ये जो पॉइंट रख करके नाम लिखा गया है, ये सब पोएम है। पहले का पाठ के बाद, मतलब फर्स्ट लेसन के बाद एक पोएम है, थर्ड लेसन के बाद एक पोएम है, फोर्थ के बाद एक पोएम है, सिक्स्थ के बाद एक पोएम है, और 8th के बाद एक पोएम है। तो इस तरह से इस 8 ऐसे में से आपको 6वां, 7वां और 8वां ये 3 ऐसे नहीं पढ़ना है, और 1, 2, 3, 4, 5 पोएम में से एक पोएम नहीं पढ़ना है। तो बचा 5 ऐसे पढ़ना है आपको और 4 पोएम पढ़ना है। सप्लीमेंट्री बुक में ये 3, 6, 7, 8 ये निकाल दिया गया है। केवल 5 ऐसे पढ़ना है इसमें सप्लीमेंट्री बुक में। तो आप लोग भी जैसे मैं टिक लगा लिया हूँ उसी तरह से टिक लगा लीजिए, और ये समझिए कि इस वर्ष 11th के लोगों को ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं जिन पर टिक लगे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको इधर ले चलता हूँ कोर्स पर। इसमें पहला लेसन जो है वो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह का ये ऐसे है। खुशवंत सिंह भारतीय हैं, भारतीय लेखक हैं, और ये पूरी कहानी को स्वयं बता रहे हैं। ये जो ऐसे लिखे हैं ये खुद नरेट किए हैं, बताए हैं, वर्णन किए हैं। किसके बारे में बताए हैं? अपनी दादी के बारे में बताए हैं। उनकी दादी माँ जो थी वो सात्विक विचार की थी, भक्त भावना की थी, भगवान में भरोसा रखने वाली थी। उन्हीं के सारी गतिविधियों को ये पूरे लेसन में बताए हैं। कोई भी ऐसे, कोई भी पाठ आप इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि उसमें आपको क्या तैयार करना है। तो मैं इसके पहले वाली वीडियो में एक दिन आपको बताया था कि प्रोज में से ये जो 5 ऐसे पढ़ना है, इसमें से 4 किस्म का प्रश्न आता है। एक तो एक्सप्लेनेशन, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और चौथा जो है वोकाबलरी टेस्ट आता। वोकाबलरी टेस्ट मतलब, अब जैसे ये वाक्य है, कोई वाक्य दे दिया जाएगा, वाक्य के बीच में कोई खाली स्थान दे दिया जाएगा। उस खाली स्थान में भरने के लिए आपको 4 शब्द दिए जाएंगे। चारों शब्दों में से कोई एक शब्द जो आपको यहाँ मिलेगा टेक्स्ट में, लेसन में, जिस शब्द का उपयोग किया गया होगा उसी शब्द को आप ले जाकर के वहाँ भरेंगे, तब आपका वो सही हो पाएगा।
तो ये 4 तरह का प्रश्न आपका आना है। मैं उस दिन बताया था कि वास्तव में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी पढ़ाने का मतलब होता है कि हिंदी ना बोली जाए, हिंदी शब्दों का उपयोग किया ना जाए जब तक पढ़ाया जाए इंटरमीडिएट क्लासेस में। लेकिन अगर हिंदी शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, हिंदी में हम अर्थ नहीं बताएंगे, तो आप लोग, मैं कह रहा हूँ 70% ऐसे हैं जो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ के शिक्षा का स्तर को देखते हुए मैं आपको इसे हिंदी में पढ़ाऊँगा। यद्यपि किताब में हिंदी लिखी गई है, रेफरेंस बुक है ना, गाइड है, यह टेक्स्ट बुक नहीं है, यह रेफरेंस बुक है। इसमें लिखी गई है हिंदी, लेकिन आपको हिंदी लिखे जाने से आप समझ नहीं पाओगे उसको जब तक मैं बताऊंगा नहीं। आप कोशिश करिए, मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूं, और पहले मैं हिंदी में बताऊंगा। हिंदी में अर्थ बताने के बाद जहां इम्पोर्टेंट जो पैसेज होगा उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, रेफरेंस बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। लेकिन आप मेरी बात को तभी समझ पाएंगे अंग्रेजी में जो मैं बोलूँगा जब आपको पैसेज की हिंदी आती रहेगी। अगर आपको हिंदी नहीं आएगी, मैं कुछ भी बताऊंगा, आपके फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये सब बताए गए हैं, ये विशेष फ्रेजेज हैं इस पाठ में। इनका मतलब क्या है वो मिलेंगे जहाँ, उनका अर्थ आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। देखिए, कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वोमन। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, मेरी दादी माँ। अब कामा से कामा तक छोड़ दो, यहाँ ग्रैंड मदर के बाद कामा है और ग्रैंड मदर के बाद कामा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाज जो है इसका सब्जेक्ट यही है, माई ग्रैंड मदर। आप देखेंगे माई ग्रैंड मदर, आप समझेंगे कि माई ग्रैंड मदर वाज, थी, मेरी दादी माँ थी, एन ओल्ड वोमेन, एक वृद्ध महिला, एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी स्त्री। मेरी दादी माँ एक बूढ़ी महिला थी। जो छोड़े हैं क्या लिखा है, लाइक की तरह से, लाइक मतलब की तरह से, एवरीबॉडीज, हर व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के ग्रैंड मदर, दादी माँ। ये एपोस्ट्रोफियस है, इसका मतलब का, की, के होता है, मतलब हर व्यक्ति की दादी माँ की तरह से, प्रत्येक व्यक्ति के दादी माँ की तरह से मेरी दादी माँ एक बूढ़ी महिला थी। एक वाक्य भी हुआ। आपको अगर इसका प्रसंग लिखना हो, आपको कहना पड़ेगा कि इस पैसेज में लेखक अपनी दादी माँ की, अपने दादी माँ की, इस गद्यांश में, इस पैसेज में लेखक अपने दादी माँ का परिचय बताना चाहते हैं। आप बताइए, पहले पाठ मतलब पहला वाक्य जो है उसका अर्थ है
कि सभी लोगों के दादी माँ की तरह से मेरी दादी माँ एक बूढ़ी स्त्री थी, एक बूढ़ी महिला थी। उसके बाद है शी हैड बीन ओल्ड and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old. वह बूढ़ी हो गई थी। She had been old. वह बूढ़ी हो चुकी थी। And wrinkled. wrinkle मतलब होता है झुर्रियाँ। इसे क्रिया बना करके पास्ट पार्टिसिपल जैसे प्रयोग किया गया है। झुर्रियों से भरी हुई आप कह सकते हैं। उनका चेहरा जो था वो झुर्रियों से भरा हुआ था, झुर्रीदार था। फॉर 20 ईयर्स 20 वर्षों से 20 वर्षों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। कहिए शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। That I had known her, जब से मैं उनको जानता। I had known her, जब से मैं उनको जानता था, मतलब जब से मैं उनसे परिचित था। कह 20 वर्षों से जब से मैं उनसे परिचित था, वह बूढ़ी हो चुकी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। 2 वाक्य का अर्थ हुआ। इसमें क्या हो रहा है? केवल अपनी दादी माँ का परिचय ही तो बता रहे हैं, उन्हीं को तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट लिखना हो तो आपको सबसे सही एक ही वाक्य लिख दो कि इन पंक्तियों के माध्यम से या इस गद्य खंड के माध्यम से लेखक अपने दादी माँ को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, अपनी दादी माँ का परिचय बताना चाह रहे हैं। ये 2 वाक्य हुआ कि सभी लोगों के दादी माँ की तरह से मेरी दादी माँ एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्षों से जब से मैं उनको जानता था, जब से मैं उनसे परिचित था, तब से वह बूढ़ी हो गई थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. People said, people मतलब लोग, said मतलब कहते थे। People said, लोग कहते थे that की she had been young, वह युवा थी। once मतलब कभी, एक समय की बात थी। मतलब लोग कहते थे कि एक समय था या कभी वह युवा थी, एंड प्रेटी और खूबसूरत थी, एंड हैड बीन एंड इवन एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, एंड और इवन हैड अ हस्बैंड, उनके पास एक पति भी था, उनका एक पति भी था। ये एक हैड यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है, ये नई किताब है, गलत छपा हुआ है, ठीक है। बट दैट वाज हार्ड, लेकिन वो बहुत कठिन काम था, टू बिलीव विश्वास करना, लेकिन लोगों की बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन काम था। देखिए तीसरा वाक्य है कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, लोग कहते थे कि कभी वह युवा और खूबसूरत थी, एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन उस बात पर विश्वास करना, लोगों की बात पर विश्वास करना मुश्किल था, कठिन काम था। ठीक। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर। पाठ का नाम ही है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की तस्वीर।
द पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर ऑफ अ लेडी, एक महिला की तस्वीर। अब देखिए अपने दादा के तस्वीर के बारे में बता रहे हैं। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर हंग, लटकी हुई थी। कहाँ? अबव द मेंटल पीस, अंगीठी के चबूतरे के ऊपर। जिस चबूतरे पर अंगीठी रखी जाती है उसे मेंटल पीस कहते हैं। कह रहे हैं कि मेरे दादाजी की तस्वीर अंगीठी के चबूतरे के ऊपर लटकी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम, बैठके में। ड्राइंग रूम मतलब बैठने वाला कमरा, बैठका। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग above the mantelpiece in the drawing room। बैठके में अंगीठी के चबूतरे के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर हंग कर रही थी, लटकी हुई थी। He wore a big turban, वह एक बड़ी सी पगड़ी बांधते थे। He wore, वह पहनते थे। पगड़ी पहनी नहीं जाती है, बांधी जाती है। He wore a big, एक बड़ी सी, टर्बन मतलब पगड़ी। वह एक बड़ी सी पगड़ी बांधते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। नाउ द राइटर is expressing about the portrait of his own grandfather. First, he described few facts about his grandmother. Now he turned to his grandfather, and he describes about the portrait of his own grandfather, whose picture was hanging over the mantelpiece. And according to the writer, his own grandfather would wear loose garments. He would tie a heavy turban on his head. His long white beard, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड, ढके रहती थी द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के अधिक भाग को। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अधिक भाग को ढकी रहती थी। एंड और ही लुक्ड, वह दिखाई पड़ते थे, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 100 years old, 100 वर्ष के। यहाँ लेखक अपने दादाजी का वर्णन कर रहे हैं ना। इन हिज व्यू, after seeing in the portrait, he would understand that his grandfather was almost 100 years old, and he would possess long beard that covered the best part of his chest. Means उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकतर भाग को ढके रहती थी और वह कम से कम 100 वर्ष के दिखाई पड़ते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He did not look, वह दिखाई नहीं पड़ते थे the sort of person, ऐसे प्रकार के व्यक्ति, शॉर्ट मतलब प्रकार, वह ऐसे प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे who would have
अ वाइफ और चिल्ड्रन। हु वुड हैव, जो रखता हो, जिसके पास हो, वाइफ और चिल्ड्रन, पत्नी अथवा बच्चे। मतलब देखने में उनके दादाजी ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे कि वह बैचलर रहे हों, जैसे कि उनके ना तो बच्चे रहे हो, ना उनकी बीवी रही हो, ना उनकी पत्नी रही हो। देखिए इसे कह रहे हैं कि ही डिड नॉट लुक, वह दिखाई नहीं पड़ते थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति, वह ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिसके पत्नी हो अथवा बच्चे हो। वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं प्रतीत होते थे, वह ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे जिसके पास पत्नी अथवा बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. He looked, वह दिखाई पड़ते थे। देखिए लुक माने दिखाई पड़ना, लुक एट माने देखना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी कहीं लुक के बाद एट लिखा हो तब उसके माने देखना, और अगर केवल लुक लिखा गया है तो दिखाई पड़ना उसके माने होता है। ही लुक्ड, वह दिखाई पड़ते थे, एज इफ, जैसे कि, ही कुड ओनली हैव, उनके पास केवल हो सकते थे, वह केवल रख सकते थे, मतलब उनके पास केवल हो सकते थे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ढेर सारे पौत्र और पौत्रियां, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पौत्र और पौत्रियां। वह ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे कि, एज इफ मतलब जैसे कि, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वह ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे कि उनके पास केवल ढेर सारे पौत्र और पौत्रियां थीं। एज फॉर माई grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. कह रहे हैं कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरे दादी की बात है, जहाँ तक मेरे दादी की बात है, क्या कर रहे हैं, बीइंग यंग एंड प्रेटी, युवा और खूबसूरत होने की। जहाँ तक मेरे दादी के युवा और खूबसूरत होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार ही वाज मीन्स था, ऑलमोस्ट करीब करीब, रिवोल्ट मीन्स क्रांति होता है, रिवोल्ट मीन्स क्रांति, लेकिन यहाँ क्रांति से कोई मतलब नहीं। रिवोल्टिंग थॉट मतलब घृणापूर्ण विचार, मतलब ऐसा सोचना ही बिल्कुल घृणापूर्ण बात थी। जहाँ तक मेरे दादी के युवा और सुंदर होने की बात है, बीइंग माने होना, जहाँ तक मेरे दादी के युवा और सुंदर होने की बात है, तो ये विचार ही बिल्कुल घृणापूर्ण थे। शी ऑफन टोल्ड अस, वह अक्सर हमें बताती थी, शी ऑफन वह अक्सर, टोल्ड अस हमें बताती थी, वह अक्सर हमें बताती थी, क्या बताती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी। शी यूज्ड टू प्ले, जिन्हें वह खेला करती थी, अक्सर वह हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिन्हें वह खेला करती थी एज अ चाइल्ड, बचपन में, बच्चे के रूप में, मतलब बचपन में। अक्सर वह हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिन्हें वह
बचपन में खेला करती थी। यूज्ड टू प्ले हैप्टल एक्शन है, भूतकाल की आदत दर्शाता है। खेला करती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिन्हें वह बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd. That seemed quite absurd. जो कि पूर्ण रूप से मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था। seemed मतलब प्रतीत होता था, quite means बिल्कुल, absurd मूर्खतापूर्ण, and indignified और अपमानजनक, लज्जापूर्ण, on her part उनकी भूमिका, मतलब that seemed quite absurd and undignified on her part, जो कि बिल्कुल उनकी मूर्खता और अपमानजनक पूर्ण प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट और हम इसे समझते थे। एंड वी ट्रीटेड इट और हम इसे समझते थे लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स। फेबल मतलब पशु पक्षियों की कहानी, प्रॉफिट मतलब होता परी, लेकिन यहाँ देखो धर्मगुरु लिखा है, कह रहे हैं कि एंड वी ट्रीटेड इट और हम इसे समझते थे। ट्रीट माने व्यवहार करना है, लेकिन आप कहिए मानना, समझना, और हम इसे समझते थे लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, परियों के पशु पक्षियों की कहानी की तरह से, धर्मगुरुओं की कहानी की तरह से। प्रॉफिट माने परी होता है, लेकिन यहाँ पी कैपिटल लेटर में लिखा गया है, इसलिए इसकी हिंदी देखो धर्मगुरु लिख दिया गया है। शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी। यहाँ से दैट से लेकर के आज तक एक मिलाना होगा। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। वो चीज़ जो हमें बताती थी अपने बचपन की दास्तान, अपने बचपन की जो खेलों के बारे में बताती थी, वो बातें हमें उनकी बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होती थी, और हम उनकी उन बातों को धर्मगुरुओं की कहानियों की तरह से समझते थे जो वह हमें बताया करती थी। मीन्स इस एक पैसेज में लेखक अपने दादी माँ का ही व्याख्यान किए हैं, अपने दादी माँ का और अपने दादाजी का, दोनों लोगों का इंट्रोडक्शन ये बताए हैं इस पैसेज में। 6-7 लाइन 8 लाइन जो भी है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना हो, एक्सप्लेनेशन, तो सबसे पहली बात तो आप एक रेफरेंस लिखें, पहले से इंडिकेशन लिखेंगे। इंडिकेशन लिख करके लिखेंगे माई ग्रैंड मदर लाइक ... यूज्ड टू टेल अस, ये इंडिकेशन हो गया, संकेत। फिर रेफरेंस लिखिएगा, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाई खुशवंत सिंह। रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग। तो 2 वाक्य बना दीजिए कि इन पंक्तियों के माध्यम से या इस गद्य खंड के माध्यम से लेखक अपनी दादी माँ और अपने दादाजी का परिचय बताना चाहते हैं, उनकी गतिविधियों को बताना चाहते हैं। बस आप कहिए थ्रू दीज लाइन्स और थ्रू दिस पैसेज द राइटर वांट्स टू डिस्क्राइब not only face and feature but behavior also of his grandmother as well as grandfather। बस एक ही वाक्य लिखिए, इसी एक वाक्य में आप ये पूरा प्रसंग आपने लिख दिया। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक
हमें न केवल हमें अपने दादा और अपनी दादी के न केवल सूरत और शक्ल के बारे में बल्कि उनके व्यवहार के बारे में भी बताना चाहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन लिखना है। आप इन्हीं बातों को अपने दूसरे वाक्य में लिख डालिए। जहाँ विस्तृत करना चाहते हो विस्तृत कर दीजिए, और नहीं कुछ करना चाहते तो इन्हीं को ही कन्वर्ट कर लीजिए। इन्हीं वाक्यों को आप अपनी भाषा में लिख डालिए। जब हिंदी आपको आएगी, जो हिंदी में आप समझ रहे हैं उसी को अंग्रेजी में लिख दो। ये सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन होता है। बाकी नकल करके या इसमें से लिख देना ये कोई बात नहीं है। पहले आप उसकी हिंदी समझिए और उसे अपनी भाषा में अपने शब्दों में वाक्य बना बना करके लिख डालिए। वही सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा। चूँकि ये वीडियो लंबी हो गई है, अब मैं यहीं बंद कर देता हूँ इसको। अब अगली वीडियो में अगला पैसेज पढ़ाऊँगा, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा। मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को पढ़िएगा, देखिएगा, अपनी किताब को अपने सामने रख करके वीडियो देखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा, फिर बिना वीडियो के ही एक बार खुद पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा बार बार वीडियो को देखिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी दिन विद्यालय पर आ जाइएगा। मैं हमेशा यहाँ रहता हूँ, वर्किंग डे में, वर्किंग टाइम में। आपको मैं विधिवत समझा दूँगा, बता दूँगा, आपको आने लगेगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।